हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज यानी 7 अप्रैल को मार्केट में जो फॉल आया है वो भी 3% से ज़्यादा का फॉल आया है। इसके कारण से आज के दिन को हम यहाँ पे ब्लैक मंडे बोल सकते हैं। यानी 7 अप्रैल 2025 को हम ब्लैक मंडे बोल सकते हैं क्योंकि मार्केट में फॉल हमें ज़बरदस्त देखने को मिला है। और इस फॉल के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गया और ऊपर के बाद फिर से फॉल हमें देखने को मिला। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मार्केट प्रीवियस लो को तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, क्या ये फॉल आगे भी कंटिन्यू रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर मार्केट में रिवर्सल के कुछ चांसेस हैं या फिर नहीं है? तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये फॉल आया क्यों, इस फॉल के पीछे का रीजन क्या है, फंडामेंटल या टेक्निकल क्या रीजन है, और उसके बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये फॉल कब रुकेगा, रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा, और हमें इस टाइम पे करना क्या, वेट करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में एंट्री करना है। सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। और यहाँ पे एक और अपडेट बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। हमारा जो डेली एनालिसिस वाले वीडियो है, एनएससी की तरफ से ऑब्जेक्शन आया और उसके कारण से हमें उसको बंद करना पड़ा। और जब मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा तो उसको लेके हम वीडियो बनाएंगे। और डेली वीडियो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं इसके ऊपर हम अल्टरनेट वे फाइंड कर रहे हैं। अगर अल्टरनेट वे मिलता है तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए डेली एनालिसिस वाला वीडियो बंद रहेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि पीछे का रीजन क्या है। तो हम आ गए मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे और आज जो मार्केट में फॉल आया उसके कारण से 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप में इरोजन देखने को मिला। यानी मार्केट कैप यहाँ पे 16 लाख करोड़ का कम हो गया है। और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? ट्रंप के तरफ से जो टैरिफ इंक्रीज किया गया है वो तो मेन रीजन है। तो सबसे पहला जो मार्केट के फॉल के पीछे का रीजन है, टैरिफ टेंशन का एस्केलेट होना। यूएसए की तरफ से जो बहुत सारे कंट्रीज पे, 50 से ज़्यादा कंट्रीज पे जो टैरिफ लगाया गया है उसमें इंडिया का भी नाम है। और ये जो फॉल है ये सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं, हमें ग्लोबल लेवल पे ये फॉल देखने को मिला है। और एज ए रिजल्ट इंडियन मार्केट में भी फॉल लिए कंटिन्यू चला आ रहा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी राहत वाली बात है। टैरिफ टेंशन जो इंडिया के लिए है वो टेंशन आपका शॉर्ट टर्म के लिए है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कैसे है। इसके लिए थोड़ा सा आपको जियोपॉलिटिक्स समझने की जरूरत होगी, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको समझाते हैं। बस वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है और ये मार्केट में आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी अभी एग्जैक्टली करना क्या है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर ट्रैप है, और आप गलत डिसीजन से बच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करा और रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करा है। और इंडिया यूएसए से भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जो कि थोड़ा सा कम करा है यूएसए से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना। तो उसके कारण से क्या हुआ, इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है उस ट्रेड डेफिसिट के कारण ही यूएसए ने टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर। तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है और इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने का काम किया जा रहा है। कैसे ट्रेड डेफिसिट कम होगा? क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट यूएसए से होता है उस क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को इंडिया इंक्रीज कर देगा। और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को अगर इंक्रीज करता है, जो जो ट्रेड डेफिसिट है वो ट्रेड डेफिसिट बहुत हद तक कम हो जाएगा। और टैरिफ के लिस्ट में जो इंडिया का नाम है उस लिस्ट से इंडिया बाहर हो सकता है। सिर्फ क्रूड ऑयल पर ही नहीं, और भी कई सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट अभी पेशेंसली वेट कर रहा है और बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन लेगा और फिर टैरिफ बहुत हद तक कम हो जाएगा। यानी तो टैरिफ के लिस्ट से इंडिया बाहर भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो टैरिफ टेंशन है ये आपके लिए शॉर्ट टर्म टेंशन है, लॉन्ग टर्म टेंशन नहीं है। इस बात को आपको समझ के चलना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी मार्केट में कूद जाओ खरीदारी करने के लिए। सबसे पहले आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझना, फिर आपको डिसीजन लेना है। सबसे पहला टेंशन वो हमने डिस्कस कर लिया, जिसके बाद मार्केट गिरा। दूसरा, रिसेशन का फियर इंक्रीज हो गया, यानी मंदी का जो फियर था वो इंक्रीज हो गया। गोल्डमैन सैच हो या फिर जेपी मॉर्गन हो, इन सब ने भी बताया है कि इसके कारण से यूएस में और पूरे ग्लोबल मार्केट में जो रिसेशन
का डर था वो डर और इंक्रीज हो गया, क्योंकि यूएसए की तरफ से जो 50 कंट्रीज पे टैरिफ लगाया गया है और उन सारे 50 कंट्री की तरफ से कुछ कुछ रिटेलिएटरी एक्शन भी आ सकते हैं। चाइना की तरफ से रिटेलिएटरी एक्शन आ सकता है, यूरोप की तरफ से रिटेलिएटरी एक्शन आ सकता है। इससे क्या होगा, यूएसए को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही पड़े लेकिन इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके कारण से रिसेशन का जो टेंशन है वो इंक्रीज हो गया है। तो टैरिफ वॉर और टैरिफ टेंशन जो एस्केलेट हुआ, इसके कारण से रिसेशन का भी कंसर्न इंक्रीज हो गया, और ये भी चीज मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, रिसेशन फैक्टर, इसके कारण से मार्केट में फॉल हमें देखने को मिला है। तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये आपका ग्लोबल सेल ऑफ, यानी मैंने आपको पहले ही बताया था, इस कारण से हमारे इंडियन मार्केट में ही नहीं पूरे ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला। पूरा ग्लोबल मार्केट 2-2.5%, 3%, 5% का गिरावट दिखाया है, और एज ए रिजल्ट उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारे इंडियन मार्केट ने भी फॉल दिखाया है। तो ग्लोबल सेल ऑफ के कारण से भी इंडियन मार्केट में प्रेशर बना हुआ, उसके कारण से भी मार्केट में गिरावट आया है। आप देख सकते हैं हैंग सेंग में 11% का गिरावट आया है। निक्की 225 की अगर बात करें तो यहाँ पे 7% का गिरावट आया है। शंघाई कंपोजिट 6%, साउथ कोरियन मार्केट जो है वो 5% करीब। तो दिग्गज जो मार्केट है वो आपके 11% से लेके 5% तक फॉल दिखाया है यूएस का जो टैरिफ वॉर है उसके कारण से। तो सिर्फ ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट भी लगभग आपका S&P 500 बात करें तो 5%, नेस्डैक भी आपका 5.8%, डाउ जोन्स की बात करें तो ये भी 5.5%, यानी यूएस मार्केट भी आपका 5% से ज़्यादा का फॉल हमें दिखाया। और आज यूएस मार्केट ओपन होगा तो क्या कुछ होता है वो भी हमें देखने वाली बात होगी। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, विक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और अभी जो मार्केट में फियर आ गया है वो किस तरह का फियर है, जब कोविड के टाइम पे था उस टाइम पे फियर है। तो अभी जो टैरिफ टेंशन चल रहा है, क्या ये कोविड जैसा टाइम है? आप भी सोच के खुद से भी अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी एक्टिव होंगे तो पता है कि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी था, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे पता है कि टैरिफ टेंशन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, आगे चल के यूएस भी थोड़ा झुकेगा, बाकी सारे कंट्री भी झुकेंगे और सॉल्व होता हुआ दिखेगा। क्योंकि यूक्रेन रसिया के बीच में जो वॉर था उसको भी मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें इजराइल वाला जो वॉर वाला टेंशन था उसको भी मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया, तो इसको भी मार्केट डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव, और मार्केट क्या मूव दिखाएगा इसको लेके कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, मार्केट में फॉल या फिर शार्प रिकवरी, फिर से फॉल। मार्केट कुछ भी मूव दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। और अगर हम फंडामेंटल विजन की बात करें, फंडामेंटल फैक्टर की बात करें, तो जो टैरिफ टेंशन से पहले फंडामेंटल फैक्टर था वो अभी भी है, यानी फंडामेंटली ज़्यादा कोई कमजोरी नहीं है। फंडामेंटली अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट में या फिर इंडियन मार्केट में भी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये टैरिफ टेंशन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, और ये मार्केट को शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को वेट एंड वॉच करें, क्योंकि गवर्नमेंट भी वेट एंड वॉच कर रहा है, और आपको भी वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अब हम मार्केट पे आते हैं, और यहाँ पे वापस से हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट देखिए। फर्स्ट मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग कुछ भी रीजन से मार्केट ऊपर गया, और फिर मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला है। तो मार्केट के लिए अब क्रूशियल लेवल कौन सा है, टेक्निकल एंगल से बात करें 21,800। तो आज का जो क्लोजिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। 21,800 के नीचे अगर क्लोजिंग आ गया तो मार्केट में एक वीकनेस का साइन आएगा, और ये जो फॉल है ये फॉल आपका नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू हो सकता है अगर हम टेक्निकल एंगल से बात करें तो। वहीं अगर हम इसके वीकली चार्ट पे बात करें, और वीकली चार्ट पे हमने मूविंग एवरेज भी ऐड करा है। अब यहां पे देख सकते हैं ये आपका 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और इसके बारे में हमने जब डेली एनालिसिस वीडियो करते थे उस टाइम में जिक्र करा था कि मार्केट इसी को सपोर्ट लिया था और यहीं से रिवर्सल लिया था। और लास्ट टाइम ये जो ब्रेक हुआ था अच्छे से वो कोविड के टाइम ही ब्रेक हुआ था। कोविड के बाद जब भी मार्केट ब्रेक करा, सिंगल डे के लिए ब्रेक करा, अगले दिन इसके ऊपर निकल गया है। तो अगर ये वाकई रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट के लिए एक निगेटिव संकेत है, क्योंकि मार्केट में जो फॉल आ सकता है उसके बाद इस लेवल तक, यानी
21,250 जो अगला लोएस्ट पॉइंट है, और मार्केट ने कब बनाया था? 3 जून को बनाया था, यानी जिस दिन रिजल्ट आया था उसी लोकसभा इलेक्शन का, उसी के टाइम के आसपास का लो बनाया, और इस लो तक मार्केट वापस से आ सकता है अगर ये 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज को रेसिस्टेंस के रूप में ही ट्रीट करा आज और कल के ट्रेडिंग सेशंस। तो मंडे और ट्यूसडे यानी 7 अप्रैल और 8 अप्रैल का जो ट्रेडिंग सेशंस है वो काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है, और इस दिन मार्केट कैसा मूव दिखाता है, क्या रिकवरी आता है या नहीं आता है, उसको लेके मार्केट में आगे का डायरेक्शन क्लियर होगा। अभी मार्केट में कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। और अब इस मूविंग एवरेज का मैं इंपॉर्टेंस दिखाता हूं, जो कि मैंने आपको बताया था, जो लास्ट टाइम ये ब्रेक हुआ था, कोविड के बाद ब्रेक हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लगभग आपका दिन है 20 मार्च 2023, इस दिन ब्रेक किया था, उसके बाद अगले दिन फिर से मार्केट इसके ऊपर निकल गया था। तो वन इंस्टेंस ब्रेक करा है, अगले दिन मार्केट इसके ऊपर निकल गया। दूसरा अगर हम बात करें तो मार्केट इस लेवल को टच करा था, ये कौन सा दिन था? 13 जून 2022, इस लेवल को टच करा और फिर यहीं से मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ घूमा है। उसके बाद फिर से अगर हम बात करें तो देखिए, लास्ट टाइम जो टूटा था कोविड के टाइम पे टूटा था, ये डेट था आपका लगभग 2 मार्च 2020। तो इसके बाद मार्केट जब जब आया है इस लेवल को सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम निफ्टी के वीकली चार्ट को ओपन करें। वीकली चार्ट में 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वीकली चार्ट में 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करा। और जब जब मार्केट लास्ट टाइम टूटा था, कोविड के टाइम पे टूटा था, तो उसको हम एक्सेप्शन ले लेते हैं, उसके बाद से नहीं टूटा है। तो अगर ये जो लेवल है ये अगर रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है अगले 1-2 दिन, तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स में एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी आता हुआ दिखेगा। तो टेक्निकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो भी दिखा रहा है कि अगर मार्केट में रिकवरी नहीं आया तो फॉल कंटिन्यू हो सकता है। और फंडामेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल फैक्टर मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म में मार्केट को वो तगड़े तरीके से इंपैक्ट करेगा, और मार्केट उस पर कैसा रिएक्शन देगा उसके लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सिंपली शॉर्ट टर्म के लिए वेट एंड वॉच का स्ट्रेटजी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ मार्केट को देखना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा एक्सपर्ट का भी मानना है। मनी कंट्रोल का ही मैं अगर आर्टिकल दिखाऊं तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है, देख सकते हैं कई सारे एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच वाला जो अप्रोच है वो यहाँ पे आपको यूज करना है, यानी मार्केट में अभी एंट्री नहीं करना है। और मार्केट में जब क्लियरिटी आएगा तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट में क्लियरिटी आएगा, फिर इन्वेस्टर्स अभी वेट एंड वॉच करें, मार्केट में क्लियरिटी आएगा तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। तो अभी जल्दबाजी, यानी अभी गिरता हुआ नाइफ है, यानी गिरता हुआ चाकू है, और गिरते हुए चाकू को कैच नहीं करना है। जब वो चाकू गिर जाएगा उसके बाद आप उसको उठा के अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि मार्केट में करना क्या है। एक्सपर्ट लोगों का भी यही मानना है कि मार्केट में सेल ऑफ अभी स्टार्ट हुआ है, आगे क्या होगा क्लैरिटी नहीं है। तो जैसे ही क्लैरिटी होगा थोड़ा हायर प्राइस ही मिलेगा, लेकिन वहां पे सेफ्टी हमें ज़्यादा मिलेगा, और हो सकता है कि आपको बेहतर प्राइस पे मिल सकता है, इससे लोअर प्राइस पे भी मार्केट जा सकता है। तो इसलिए वेट एंड वॉच कीजिए, जैसा एक्सपर्ट का मानना है। सो उम्मीद करते हैं कि मार्केट में क्यों फॉल हुआ है और ये फॉल कब रुकेगा इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन टेक्निकल एंगल भी हमने डिस्कस किया और हमने फंडामेंटल एंगल भी डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।